जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सहायक आचार्य 1 to 5 का ये टेस्ट नंबर 3 होगा। और आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जहां से आपके कई ऐसे सवाल होंगे जो कि परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं सेशन की, आते हैं पहले सवाल पे। आज का पहला सवाल है कि डॉक्टर ए.के. झा जी कौन बछर सिराय गेला, यानी डॉक्टर ए.के. झा जी का निधन जो वो किस वर्ष हुआ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यहाँ पे जब आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता होगा कि 20 जून 1939 ईस्वी को डॉक्टर ए.के. झा जी का जन्म चंडीपुर बोकारो में होता है, जबकि इनका निधन की अगर बात करें तो 29 सितंबर 2013 ईस्वी को इनका निधन हुआ है। तो दोनों में से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। माता का नाम कुसुमबाला देवी, पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा। ये सारी बातें आपको पता होंगे। कुछ रचनाओं को भी इनका बहुत सारे रचनाएं हैं, उनको भी आपको याद रखना है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं तो आपको कम से कम याद होना ही चाहिए, जहां से सवाल जो वो हमेशा पूछा जाता है। हालांकि आपको जो पढ़ने के लिए दे रखा है, एक पथिया डोंगल बहुआ, उस पुस्तक में 2 कविताएं ए.के. झा जी की छपी हुई है। एक है कविता आयज एकाय खोरठा और दूसरा है तबे हमें कभी नाय। 2 कविताएं इनकी छपी हुई है एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक में। यह भी आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 सितंबर 2013 ईस्वी को ए.के. झा जी का निधन हो गया। झारपात इनका उपनाम है, इनके उपनाम से भी सवाल पूछा जाता है, तो झारपात इनका उपनाम है। इसके अलावे और भी कई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। मौसम वैज्ञानिक के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो ए.के. झा जी को जाना जाता है। धरा गगन सिद्धांत के आपको याद रखने हैं, जो कि सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। तो यहां से भी सवाल जो वो पूछा जाता है ए.के. झा जी से संबंधित। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि खोटा गद्यपद संग्रह किताबें कई गो गद्य रचना छपायल है। खोटा गद्यपद संग्रह पुस्तक में कुल कितने गद्य रचनाएं छपी हुई है? सवाल आपको फंसा सकता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसमें से कुल 14 गद्य रचनाएं हैं और 23 कविताएं हैं, जिसको हम लोग पद्य रचनाएं कहते हैं, है ना। तो पद्य रचनाओं की बात करें तो 23 है, जो कि 23 कविता छपी हुई है, और 14 गद्य रचना है। अब बोलेंगे गद्य रचना में क्या क्या आता है? इसमें कहानी आता है, लेख है, संस्मरण है, यात्रा वृतांत है, शब्दचित्र है, जीवनी है, एकांकी है। ये सभी रचनाएं जो वो गद्य रचनाओं के अंतर्गत आता है। इसमें उपन्यास वगैरह भी होता है ना। तो नाटक वगैरह ये सब जो वो गद्य रचनाओं के अंतर्गत आता है। लेकिन खोटा गद्यपद संग्रह में 4 कहानी छपा हुआ है, 3 लेख है, 2 संस्मरण है, एक यात्रा वृतांत है, एक शब्दचित्र है, 2 ठो जीवनी है और एक एकांकी नाटक है। कुल 14 रचनाएं जो वो इसमें से छपी हुई हैं। ए.के. झा जी इनके जो वो प्रधान संपादक हैं। हो सकता है कि सवाल में पूछा जाता है कि खोटा गद्यपद संग्रह किताबें प्रधान संपादक के लागत। तो प्रधान संपादक के बारे में जब आपसे सवाल करें तो याद रखिएगा ए.के. झा, और कार्यकारी संपादक के बारे में अगर पूछा जाए तो शिवनाथ परमाणिक के बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि धर्म कर्म कहनी के लतारे सही क्रम छोट ले बोड़, यानी छोटे से बड़ा, ये सही क्रम छांटने के लिए दे रखा है। जब आप धर्म कर्म कहानी, अब बोलेंगे धर्म कर्म कहानी ये कौन सी किताब में छपा हुआ है? तो खोटा गद्यपद संग्रह में एक कहानी छपा हुआ है धर्म कर्म, जिसको लिखा है दिनेश कुमार दिनमणि ने। वहां पे 4 कहानी आपको पढ़ना है, माझो, धर्म कर्म, सोंध माटी टान और चासा। ये 4 कहानियों में एक कहानी है धर्म कर्म, और धर्म कर्म कहानी को लिखा किसने है? दिनेश कुमार दिनमणि ने। इस कहानी में 4 पात्रों की चर्चा की गई है, रमसा, अघनु, सोमर काका और गुजर महतो। रमसा के पिता का नाम अघनु है, अघनु के पिता का नाम सोमर काका है और सोमर काका के पिता का नाम गुजर महतो है। ये चारों क्रम से आपको याद रखना है। हो सकता है कि सवाल में आपको किसी तरह से पूछ लिया जाए कि गुजर महतो केकर बाप हले? सोमर काका के। सोमर काका के बेटा का नाम की हले? अघनु हले। सोमर काका के बापे का नाम की हले? तो गुजर महतो हले। रमसा ककर बेटा हले? तो अघनु के बेटा रमसा हले। अघनु ककर बेटा हले? सोमर काका के बेटा हले। या रमसा के बापे के नाम की हले? तो रमसा के बापे के नाम अघनु हले। इस प्रकार से सवाल जो वो घुमा फिरा करके पूछ सकता है। या गुजर महतो, सोमर काका, अघनु, रमसा कौन कहानी आयल पात्र लागे? तो धर्म कर्म कहानी में आया हुआ ये पात्र है। धर्म कर्म कहानी में अगर बात करें तो मुख्य रूप में किसकी चर्चा की गई है? तो वहां पे जो श्राद्ध संस्कार जो है,
जो मरने के बाद में उसका श्राद्ध क्रिया जो होता है उसी के बारे में बताया गया है। और उसे जो वो बताया गया कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर में उतना दबाव डालना नहीं चाहिए, जो व्यक्ति जितना सक्षम है उसी के आधार पे उसे कार्य करना चाहिए। किसी के ऊपर में समाज के द्वारा उसके ऊपर में दबाव नहीं बनाया जाता कि तुम ये बनाओ, इतना इतना खर्चा करो, लोगों को इतना इतना तरह का मिठाई खिलाओ, इतना ये भोज में खर्चा करो, ये दबाव किसी के ऊपर में नहीं बनना चाहिए। ये सारी बातें इस कहानी में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि डॉक्टर बी.एन. ओदार जी के मायक नाम बतावा। डॉक्टर बी.एन. ओदार जिनका जन्म 2 सितंबर 1952 ईस्वी को रामगढ़ जिला के चेटर गांव में होता है ना। चेटर गांव में इनका जो वो जन्म होता है 2 सितंबर 1952 ईस्वी को। इनके पिता का नाम माधव ओदार और माता का नाम रूपा देवी। तो यहां से ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी का इनका उपनाम कई बार पूछा जाता है कि बी.एन. ओदार जी का उपनाम क्या है, तो सव्यसाची उपनाम से इनको जो वो जाना जाता है। सव्यसाची उपनाम से इनको जो वो जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि सौटाय चल है निबंध है केकरा नाय चले के बाद करल गेल है। तो यहाँ पे कहता है कि लाठी चलता है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अच्छा नियम नहीं चल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। एस जयरामन केकर रिकॉर्ड तोड़ल हला। सबसे अधिक बोलने में, है ना, कि सबसे अधिक बोलने में इन्होंने जो वो एस जयरामन ने रिकॉर्ड तोड़ा था। किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? कपिल कुमार सिंधे का। कहते हैं कि भारत में कुछ हो या ना हो, बोलने वाले बड़ी अधिक लोग मिलेंगे। हो सकता है कुछ लोग मुझे भी बोलते हैं कमेंट में, कई बार कमेंट्स में आते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं सर। बोले हो सकता है, बोल भी सकते हैं। ऐसे भी भारत जो वो प्रचलित है बोलने वाले लोगों से, तो हो सकता है हम भी बोलते होंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपिल कुमार सिंधे का इन्होंने जो वो रिकॉर्ड तोड़ा था। कितने घंटे लगातार बोला था, ये सब आप डाटा देख लीजिएगा। यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि कितने घंटे लगातार बोल करके एस जयरामन ने कपिल कुमार सिंधे का रिकॉर्ड तोड़ा था। यहाँ से सवाल हो सकता है। एक निबंध आपको पढ़ने के लिए दे रखा है, बैज का बगरा काम कम। बैज का बगरा कि मतलब बोलते बहुत है और काम कम। एक नारा था ना इंदिरा गांधी के द्वारा कि बातें कम काम अधिक, लेकिन यहाँ पे भारत में जस्ट उल्टा है कि लोग बोलते बहुत है काम कम करते हैं। बैज का बगरा काम कम, है ना। तो निबंध आपने पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। डाह नाटक एक पहिल मंचन कौन बच्छर करल गेल हले। डाह नाटक का पहला मंचन जो किया गया था वो कब किया गया था और कहां पे किया गया था, ये सवाल हो सकता है कि आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, डाह नाटक जो सबसे पहले नवीन बाल समिति के द्वारा, जो कि जवाहर स्ट्रीट भेंड्रा बोकारो में है, वहां पे वसंत पंचमी सरस्वती पूजा के दिन में 7 फरवरी 1984 ईस्वी को 7 फरवरी 1984 ईस्वी को पहला बार इसका मंचन किया जाता है। ठीक है। डहरवैया यानी कह सकते हैं कि इस नाटक को सबसे मुख्य रूप में लाने का जो प्रयास किया था वो सुकुमार जी के द्वारा किया गया है। आपको पता होगा कि डाह नाटक लिखा किसने है, तो सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। और पहला बार इस नाटक का मंचन होता है, यानी स्टेज में इसका प्रोग्राम होता है नाटक के रूप में, तो ये होता है फरवरी में 7 फरवरी 1984 को किस त्योहार के उपलक्ष्य में, तो वसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में यह नाटक जो वो पहली बार मंचन किए जाते हैं। इसमें से अंकों की संख्या अगर बात करें कि कुल कितने अंक हैं, तो इसमें से कुल 3 अंक है और इसमें से 11 दृश्य है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक चीज और याद रखना है कि डाह नाटक की शुरुआत जो होती है वो घर मड़ौनी के नाम से इसकी शुरुआत होती है। यहां से भी सवाल जो पूछा गया है 1-2 बार। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि बेमेल के छांटा यानी कौन सा मेल सही नहीं है। कहता है कि डाह नाटक एक बहुअंकीय नाटक है। बोलेंगे हाँ ये बिल्कुल सही है, इसमें 3 अंक है, तो 1 अंक से अधिक होता है उसको बहुअंकीय कहा जाता है, जिसमें केवल 1 अंक होता है उसको एकांकी कहा जाता है। डाह नाटक के लेखक सुकुमार हैं, तो बोलेंगे हाँ ये भी सही है। डाह नाटक में मोहड़ा 13 है, मोहड़ा मतलब होता है दृश्य, तो इसमें दृश्यों की संख्या 13 है। बोलेंगे नहीं ये गलत है, इसमें से कुल दृश्यों की संख्या 11 है। डाह नाटक की भूमिका शिवनाथ परमाणिक और बी.एन. ओदार के द्वारा लिखा गया है। बोलेंगे हाँ ये सही है। पहला जो भूमिका लिखा गया है वो शिवनाथ परमाणिक के द्वारा, और दूसरी भूमिका जो लिखी गई है दूसरा प्रकाशन का वो बी.एन. ओदार के द्वारा लिखा गया है।
तो ये 3 ऑप्शन तो सही हैं, बाकी के सी ऑप्शन जो वो गलत दे रखा है और आपको छांटना कि कौन सा मेल सही नहीं है, बेमेल कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि डाह नाटक में 13 नहीं 11 दृश्य है। अगला सवाल है कि नहाय के खैले में कौन क्रिया के प्रत्यय लागे। तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया के बारे में यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि खोटा भाषा मानकीकरण के पहिल सेमिनार कौन बछर भेल हले। खोटा भाषा मानकीकरण, अब मानकीकरण यानी किसी भी भाषा का मानक तय होना चाहिए कि आखिर में उसका हम उच्चारण करेंगे तो कैसे करेंगे, लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, उसका वर्ण व्यवस्था कैसा होगा, उसकी शब्द संपदा कैसी होगी, ये सारी बातें जो वो मानकीकरण में तय किया जाता है। हालांकि ये दुर्भाग्य है कि खोटा भाषा के जब भी मानकीकरण हुआ है, चाहे वो हम 1986 की बात करें, 2010 की बात करें, 2013 की बात करें, ये अलग अलग समय पर इसका सेमिनार हुआ है, लेकिन सफल कभी सेमिनार हुआ नहीं है। इसमें बातें हुई लेकिन फिर उसमें उतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ है। आज भी कह सकते हैं कि खोटा भाषा का मानक तय नहीं हुआ है अच्छा से। तो इसमें आज भी इसमें बातें होती है, चर्चा होती है, लेकिन ये अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है, अच्छे से इसका मानक तय नहीं हो पाया है। तो खोटा भाषा के मानकीकरण को लेकर के पहला सेमिनार जो वो आयोजन किया जाता है वो 1986 ईस्वी में किया जाता है ना। हो सकता है कि डेट के साथ पूछा जाए तो डेट आपको उतना याद रख सकते हैं तो रखिएगा, नहीं याद रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, डेट नहीं भी याद रखते हैं तो चलेगा। हो सकता है कि डेट भी आपसे पूछ लिया जाए तो डेट भी आपको याद रख सकते हैं, जिसमें से 2 बार हुआ था। एक बार तो आपको 2010 वाला भी याद रखना है और ये 1986 वाला भी याद रखना है। दिसंबर 1986 और एक अक्टूबर 2010 वाला, ये दोनों आप चाहे तो याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि लुवाठी पत्रिका के संपादक के हैं। तो गिरधारी गोस्वामी आकाशखूंटी के द्वारा लुवाठी पत्रिका का संपादन किया गया है। विश्वनाथ दशौंधी राज के द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, तितकी पत्रिका, है ना, तितकी। कहाँ से ये इसका प्रकाशन हुआ था तो बोलेंगे कतरास से, भटमुरना कतरास से इसका प्रकाशन होता है 1977 में। ये डेट आपको याद रख सकते हैं, चाहे तो इसको याद रख सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले सवाल पे आ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गिरधारी गोस्वामी आकाशखूंटी। लुवाठी पत्रिका के संपादक कौन है तो गिरधारी गोस्वामी आकाशखूंटी। आते हैं अगले सवाल पे। बीच में थोड़ा कॉल आ गया था जिसकी वजह से थोड़ा क्लास रोकना पड़ा था। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि सरहुल पर्व में कौन गाछे पूजोहत। सरहुल पर्व में, सरहुल त्योहार में किस वृक्ष की पूजा की जाती है। अब देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है करम गाछ। आपको पता है कि करम वृक्ष की पूजा की जाती है कर्मा में, है ना। कर्मा पर्व में करम वृक्ष की पूजा की जाती है, जबकि सखुआ वृक्ष की पूजा जो होती है साल फूल की पूजा की जाती है। ऐसे पेड़ नहीं कह सकते हैं कि एक तरह से पुष्प की पूजा की जाती है, जो सखुआ के फूल होते हैं उसका पूजा किया जाता है, लेकिन वृक्ष भी माना जा सकता है। कई बार सवाल ऐसा पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है और जेटेट में ही सवाल ये पूछा है, ठीक है। जब जेटेट का आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे ये सवाल पूछा गया है, शायद 2012 में या 2012 के आसपास में शायद ये सवाल पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सखुआ वृक्ष की पूजा की जाती है सरहुल पर्व में, और करम पर्व में करम वृक्ष की पूजा की जाती है। करम वृक्ष नहीं, करम डाली की पूजा की जाती है। यहाँ भी करम डाली होता है ना। अब ये एग्जैक्ट कुछ लोग बोल देंगे कि करम वृक्ष नहीं करम डाली की पूजा की जाती है, तो हाँ भैया करम डाली की ही पूजा की जाती है। और सखुआ के पेड़ की नहीं, सखुआ के फूलों की पूजा की जाती है, ये भी हम बता देते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर में सरहुल का अलग अलग नाम है। एक जगह पे फूल सरहुल कहा जाता है और एक जगह पे फर सरहुल कहा जाता है। ये भी हम बात किए थे कि जहाँ पे पहले मानसून आ जाता है उस समय फूल लगा हुआ होता है तो उसको फूल सरहुल कहा जाता है, और जब उत्तरी साइड जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि 15 दिन के बाद मानसून आता है, तो वहाँ पे उस समय तब तक क्या होता है कि सखुए में फल लग चुका हुआ होता है, तो उसको फर सरहुल कहा जाता है ना। उसको क्या कहा जाता है, फर सरहुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि ऊ पढ़ गेल है।
हिया ऊ की लागे, तो ऊ यहाँ पे सर्वनाम है। संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द यहाँ पे ऊ के जगह पे बोलते हैं मंगरा पड़ गेले, तो मंगरा के जगह पे यहाँ पे आया है ऊ, तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के बदले में जो आता है उसे सर्वनाम हम लोग कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि नी उपसर्ग लागल शब्द नख है, यानी इनमें से कौन सा शब्द जो वो नी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? तो निमोहिया में तो नी उपसर्ग लगा हुआ है, निपुतिया में भी लगा हुआ है, जबकि निर्वंशा में यहाँ पे निर उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा है? निर, है ना। तो वंश यानी जिसके बच्चे होते हैं, और निर्वंशा उसको कहा जाता है जिसके कोई बाल बच्चे नहीं होते, संतान नहीं होते, नीचे की पीढ़ियां नहीं चलती है, तो निर्वंश कहा जाता है उसे, जिसके कोई बाल बच्चे नहीं होते हैं, है ना, तो उसे निर्वंशा कहा जाता है। तो यहाँ पे निर उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ऐसे सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय से आपको हमेशा सवाल पूछा जाता है। कौन वाक्य सही है? यहाँ पे वाक्य दे रखा है, 4 ऑप्शन है, यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य जो वो सही है। छगरियन चरित हथिन, छगरियन चरित है, छगरी चरित हथिन। तो देखिए छगरियन चरित है, छगरियन चरित हथिन, यहाँ पे छगरी चरित हथिन, तो यहाँ पे तो ये तो गलत है, क्योंकि चरित हथिन यहाँ पे छगरी है, यहाँ पे एक वचन है, और यहाँ पे बोल रहा है कि हथिन, तो हथिन मतलब खा रहे हैं, अरे खा रहा है, दोनों में अंतर है। रहे हैं मतलब एक से अधिक लोग हैं, है ना। तो या तो जैसे कि छगरी चर रहल है, तो है में अलग है, हथिन मतलब यहाँ पे लगता है कि एक से अधिक लोग हैं, तो यहाँ पे ये तो कह सकते हैं कि गलत है, दूसरा भी गलत है, पहला इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। खोठाएं वचन माने की हवे है, तो वचन मतलब कुबोली नहीं, बोली नहीं, भाषा नहीं, गिनती, हालांकि ये गिनती एग्जैक्ट गिनती भी नहीं होता है, यह एक व्याकरणिक क्या है? प्रक्रिया है, एक व्याकरणिक नियम है, जिसको वचन हम लोग कहते हैं। एक वचन, बहुवचन, तो ये एक तरह से व्याकरणिक नियम ही है वचन, जिसको हम लोग गिनती के रूप में यहाँ पे देते हैं। एक वचन, बहुवचन यहाँ पे दरअसल हम लोग दर्शाते हैं संख्यात्मक रूप में, इसीलिए इसको गिनती के रूप में हम लोग लेते हैं, लेकिन दरअसल यह भी क्या है? एक व्याकरणिक नियम है, ठीक है। वचन, एक वचन, बहुवचन, यह आपने पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए कई सारे प्रत्यय भी जोड़े जाते हैं, ऐन, वैन, है ना, गुला, गुलीन, गुलैन, ये सभी प्रत्यय जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बनाया भी जाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कि सरहुल पर्व कते खेड़ी मनवल जाए, तो सरहुल पर्व को 3 खेड़ी में यानी 3 चरणों में इस त्योहार को मनाया जाता है। पहला जो चरण होता है उसको कहा जाता है रूसा या तो फिर बांगुरी, रूसा या तो फिर बांगुरी। और दूसरे चरण को कहा जाता है सरना पूजा, दूसरे दिन को कहा जाता है सरना पूजा, और तीसरे दिन को कहा जाता है फूल खोसी। तो ये 3 दिनों में, है ना, 3 चरणों में की जाने वाली 3 खेड़ी कह सकते हैं, 3 खेड़ी में यह त्योहार जो मनाया जाता है। पहला दिन होता है रूसा या बांगुरी, जिसको तैयारी का दिन भी कहा जाता है ना। दूसरा दिन होता है सरना पूजा, और तीसरा दिन है फूल खोसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है जहां करम डायर गाड़ल जाए ऊ ठाव कहा है। जहां पे करम डाली को गाड़ा जाता है, यानी पूजा की जाती है करम डाली को गढ़ करके, तो उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए करम पर्व जब मनाया जाता है तो करम पर्व में करम के डाली को काट करके अखरा में गाड़ा जाता है ना, अखरा में गाड़ा जाता है। उसके बाद में चारों तरफ करमैतिन घूम घूम करके करम डाली की पूजा की जाती है, और करम राजा से, है ना, करम राजा से आचरा पसार करके अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है, सुख संपत्ति की कामना करती है, और भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व के रूप में करम पर्व को जो वो मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है नाके नून कसेक मुहावरा माने हवे है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि क्या मुहावरा पूछा जाएगा, तो बता दें कि देखिए जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो वहां पे 1-2 मुहावरा पूछा गया है, तो क्या पता हो सकता है कि 1-2 सवाल अगर पूछ लिया जाए तो आप इतना कम से कम 1-आध सवाल अगर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो उसी में से कोई एक सवाल आपको पूछ लिया जाएगा, क्योंकि जितने भी हम मुहावरा आपको करवाएंगे वो इंपॉर्टेंट ही डालेंगे ताकि आपका सारा कवर हो जाए। नाके नून कसेक ना बोलते कि नाके नून कस दलियो, मतलब काफी परेशान कर दिया है, तो काफी परेशान करना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
अगला सवाल है कि गलत मिलान छांटा। यहाँ पे कई बार खोटा शब्दावली से सवाल पूछे जाते हैं कि शब्द का अर्थ क्या होता है। तो हुलस्थुल का मतलब आंदोलन होता है, ये तो सही है। हैंजा मोरा का अर्थ होता है चेतना से शून्य। चेतना से शून्य मतलब जिसके अंदर में दिमाग, या आलसी कह सकते हैं इसको, है ना। फटक फुलाए, फटक फुलाए मतलब तुरंत काम करना नहीं। फटक फुलाए मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दिखावटी। इसका मतलब क्या होता है, दिखावटी। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर सवाल में पूछ लिया जाए कि फटक फुलाए खोटा के अर्थ बतावा, तो फटक फुलाए मतलब होता है दिखावटी। और हिया खलास मतलब होता है हृदय खोल करके, एकदम दिल भर, एकदम बिंदास, जैसे बोलते हैं कि हृदय खोल करके काम कर रहा है। हिया खलास बधाई मतलब दिल खोल, हृदय खोल करके एकदम बधाई दे रहे हैं, तो हिया खलास बधाई इसको कहा जाता है। आपने कई बार देखा होगा खोटा में बोला जाता है कि तोरा हिया खलास बधाई देयो, मतलब एकदम हृदय खोल करके बधाई शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको। तो ये सभी तो ठीक है, सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि फटक फुलाए का मतलब दिखावटी होता है। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एकर में कौन कविता तातल और हेमाल किताबें नाय छपल है। तो तातल और हेमाल पुस्तक को लिखा किसने है, तो शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। यहां से सवाल हो सकता है कि आपसे परीक्षा में पूछ ले, तो याद रखिएगा इसमें से कुल 25 कविताएं हैं, शिवनाथ परमाणिक के द्वारा लिखी गई है। इसकी पहली कविता जोहार है और इसकी आखिरी कविता जिंदगी की डहर है। इसमें से 25 कविताएं हैं, 25 कविताओं को आप केवल याद रख लीजिएगा, तो ये आपके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। कविताएं जितने भी है, कई बार लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर कविता के अंदर को पूरा डिटेल में, पूरा हिंदी में, पूरा भावार्थ करके एक एक चीज पढ़ना है। बोलेंगे ये टोटली आपके लिए टाइम वेस्ट होगा। आप उसमें समय जाया ना करके केवल और केवल आप पुस्तक का परिचय पूरा याद कर लीजिए। पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ है, प्रकाशक संस्था कौन सी है, उसके कवि कौन है, उसके लेखक कौन है, उसकी भूमिका अगर लिखी गई है तो उसके भूमिका लेखक कौन है, इसके अलावा उसमें कुल कितनी कविताएं हैं, उसकी पहली कविता कौन सी है, उसकी आखिरी कविता कौन सी है, इतना डिटेल आप जानकारी रख लीजिए। उसके बाद में जो आपका काम है वो है कि जो जो कविताएं हैं, केवल कविता का नाम आप याद रख लीजिए कि ये कविता इस किताब में छपा हुआ है। लगभग आपको 100 से ज्यादा कविताएं आपको पढ़नी है। 100 से ज्यादा कैसे है, 47 कविता है एक पथिया डोंगल महुआ में, 31 कविता है आपका खोटा निबंध में, और 25 कविता है तातल और हेमाल में, और डिंडाक डोमानी तो एक किताब ही है। केवल अगर आप यहां से तीनों को जोड़ेंगे तो 5, 6 और 1 7, है ना, 6 और 7 13, 13 का 3 बचा 1, 4 3 7 2 9 और 1 10, 103 कविता केवल हो रहा है आपका 3 किताब को मिला करके। और एक किताब है आपका डिंडाक डोमानी, जो कि एक अपने आप में एक किताब है, मोटा किताब है। इन तीनों किताब को मिला दीजिएगा तो अकेले डिंडाक डोमानी किताब है, ताकि एक खंड काव्य है वो, तो उसमें भी 6 खंड है, तो वो भी एक कह सकते हैं कि किताब ही है। तो इतना केवल 103 कविता केवल आप याद रख लेते हैं ना कि कौन सी कविता कौन से लेखक ने लिखा है या कवि ने लिखा है और कौन से किताब में छपा हुआ है, तो यहां से ज्यादा सवाल डीपली नहीं जाएगा अंदर। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि हम इतने ज्यादा सिलेबस भास्ट किए हुए हैं, अगर इससे ज्यादा और डिटेल में जाएंगे तो ये हमारे लिए नहीं सभी के लिए गलत होगा। ठीक है, तो एग्जामिनर भी इतना समझता है। चलिए खैर आते हैं हम सवालों पे, इसका आंसर क्या होगा ये हम आपको बता देते हैं। तातल और हेमाल किताब में डहर बनाए चल रहे आवा हमीन मंत्र सीखो और आंधार जहां आलो बारह तहां, ये 3 कविता तो ये तातल और हेमाल पुस्तक में छपा हुआ है। जबकि दहेज समाजिक करीखा, दहेज समाजिक करीखा ये किस पुस्तक में छपा हुआ है, तो याद रखिएगा यह सोंध माटी पुस्तक में छपा हुआ है। बस इसी तरह से सवाल पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी कविता सोंध माटी पुस्तक में छपा हुआ है, नहीं छपा हुआ है, या कौन सी कविता विनोद कुमार ने लिखा है, या कौन सी कविता शिवनाथ परमाणिक ने लिखा है, या तो इस कविता के कवि कौन है या इस कविता के लेखक कौन है। हालांकि कविता के कवि ही होते हैं, तो हो सकता है कि सवाल में अगर पूछ लिया जाए ऐसा कि इस कविता को किसके द्वारा लिखा गया है या किसने लिखा है, तो ऐसे में आपको केवल उतना ध्यान रखना है कि इस कविता को इस लेखक ने या इस कवि ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। विनोद कुमार जी के लिखल कविता नाय लागे, इनमें से कौन सी कविता जो वो विनोद कुमार के द्वारा नहीं लिखी गई है। अब यहाँ पे विनोद कुमार के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है सोंध माटी, और सोंध माटी में आपको पता है कि 31 कविता आपको पढ़ने के लिए दे रखा है।
तो 31 कविता केवल याद रख पाना ये आपके लिए एक अपने आप में चैलेंज है। आजादी का इसका, आजादी के गीत है ना, आजादी का इसका, आजादी गीत और माटी और संस्कृति, ये तीनों कविताएं जो है वो विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है और सोंध माटी पुस्तक में छपा हुआ है। तो बोलेंगे ये भारत गान कविता किसने लिखा है? तो भारत गान कविता जो है ये तातल और हेमाल पुस्तक में छपा हुआ है और इस कविता को लिखा है शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा। तो इस कविता को किसने लिखा है? शिवनाथ परमाणिक ने। क्लियर हो गया? तो यहां से ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है सही उत्तर छांटा। महुअक भनिता महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए यहां से सवाल कई बार पूछे जाते हैं। महुअक भनिता अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है और यह एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक में छपी हुई कविता है, महुअक भनिता। और इसको लिखा किसने है? अतुल चंद्र मुखर्जी ने। बोलेंगे ये महेंद्र नाथ गोस्वामी एक कविता लिखे हैं, बोले कविता नहीं ये गीत लिखे हैं। सांझे हासे झींगा फूल, ये सुहान लागेरे पुस्तक में एक कविता छपी, एक गीत छपी हुई है, उस गीत को लिखा है सांझे हासे झींगा फूल, ओ दादा रे सांझे हासे झींगा फूल। तो सांझे हासे झींगा फूल ये महेंद्र नाथ गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई एक गीत है, जबकि महुअक भनिता अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये तो गलत है। ढेसा ढेसी छोड़ ये संतोष कुमार महतो जी ने लिखा है? नहीं, ढेसा ढेसी छोड़ इस कविता को लिखा है पारसनाथ महतो ने। किसने लिखा है? पारसनाथ महतो ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आज एकाएक होठा महेश गोलवार ने लिखा है? बोलेंगे नहीं, इसको लिखा है ए.के. झा जी ने। इसको लिखा है ए.के. झा जी ने। ए.के. झा के द्वारा दो कविताएं हैं यहाँ पे, एक है तबे हमें कवि नाय और आज एकाएक होठा, ये दो कविताओं को ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। राजनीतिक बैसाखी ये गिरधारी गोस्वामी आकाशखोटी के द्वारा लिखा गया है। तो डी वाला ऑप्शन तो सही है, बाकी के ऊपर के तीनों कविताएं गलत मिलान दे रखा था। सही उत्तर आपको छांटने के लिए दे रखा था, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला सवाल है एकर में कौन कविता संतोष कुमार महतो जी की लिखल नाय लागे, यानी इनमें से कौन सी कविताएं संतोष कुमार महतो जी के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो रूसल भोला है, आपन घर ही आपन नाय और एखन बाँची रहा भेलो दाय, ये तीनों कविताएं तो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखी गई है और ये तीनों कविता एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक में छपी हुई है। एक पथिया डोंगल महुआ में संतोष कुमार महतो जी की कुल 5 कविताएं छपी हुई है ना। आपन घर ही आपन ना, एखन बाँची रहा भेलो दाय और रूसल भोला। इसके अलावे और 2 कविताएं हैं, है ना। इसके अलावे और 2 कविताएं आपको ध्यान रखना है। एक है जनकपुर एक नेवता और एक है सहानुभूति से बड़ो संपत्ति। 2 कविताएं उधर और 3 कविताएं यहाँ पे। ये 5 कविताएं संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखी गई है, जबकि विश्वनाथ दसौंधी जी के द्वारा 6 कविताएं छपी हुई है एक पथिया डोंगल महुआ में। विश्वनाथ दसौंधी जी की जो कि सबसे ज्यादा कविताएं जो छपी हुई है एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक में, वो विश्वनाथ दसौंधी की 6 कविताएं, आपन भाषा, खोठा भाषी, धानिक बरत, तनि सुन रे मानुष, गुलाब अरपरास, पाथर, ये कुछ कविताएं हैं जो कि विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखी गई है। अगले सवाल पे आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आर ने पूछा हमर हाल। अब बोलेंगे ये कविता किसके द्वारा लिखा गया है? आर ने पूछा हमर हाल, तो इसको लिखा है सेवालाल महतो के द्वारा, है ना। सेवालाल महतो ने इस कविता को लिखा है, सेवालाल महतो। क्लियर हो गया? तो यहां से ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगे। आज का ये आखिरी सवाल है कि एकर में कौन कहानी पंचम महतो नाय लिखल है। पंचम महतो जी के द्वारा एक किताब लिखा गया है और उस किताब का नाम है कौन सा? फरीश डहर। कौन सी किताब है? फरीश डहर। फरीश डहर, तो ये नाम आपको याद रखना है। फरीश डहर पुस्तक जो लिखा है वो पंचम महतो ने लिखा है। इसमें से कुल 13 कहानियां हैं, कहानियों का ये संग्रह है और फरीश डहर में ही यहाँ पे 3 कहानी है, 1 कहानी नहीं है। ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें लिख देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जो जेपीएससी मेंस के खोटा क्लासेस करना चाहते हैं उनके लिए अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये 999 में 999 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें से क्लासेस आपको मिलेंगे और क्लासेस के साथ साथ में आपको लास्ट में आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावे अगर जेएसएससी सीजीएल
की परीक्षा आप तैयारी कर रहे हैं और अभी तक जो तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए, अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच फिर से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है सीजीएल के लिए, और आपको फिर से जीएसएससी चौंका सकती है कभी भी एग्जाम का डेट जारी करके। इसलिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। मात्र 499 रुपये में पूरे क्लासेस होंगे और क्लासेस के साथ साथ में आपको उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया जाएगा और कुछ आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। इसके अलावे अगर आप केवल खोटा व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि हम बाकी सारी चीजें पढ़ चुके हैं लेकिन खोटा व्याकरण नहीं पढ़े, तो आप हमारे साथ में जुड़ करके सेपरेट सिर्फ खोटा व्याकरण भी पढ़ सकते हैं मात्र 249 रुपये में। 249 रुपये में पूरा खोटा का व्याकरण, थ्योरी और एमसीक्यू ये दोनों क्लासेस आप अच्छे से देख सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं। इसके अलावे अगर आपको लगता है कि केवल हमको मॉक टेस्ट लगाना है सीजीएल का, तो उसके लिए आपको लगेगा मात्र 299 रुपया। 299 रुपये में आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टेस्ट हमारे पास में सुविधाएं हैं। ऑफलाइन कहाँ पे चलते हैं क्लासेस, तो ये हजारीबाग में क्लासेस चलती है ना। और ऑनलाइन क्लासेस आप कहीं भी है, झारखंड या तो अन्य कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हैं तो घर बैठे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने आप को जांच सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से। इसके अलावा सहायक आचार्य 1 to 5 और सहायक आचार्य 6 to 8 इसके भी क्लासेस चल रहे हैं। तो जिनको ज्वाइन करना है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हम एक बार बता देते हैं 9708305319 और यहाँ पे है 7070100319। इन दोनों नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।